वेलकम स्टूडेंट्स। मैं विश्वप्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान से एमए प्रीवियस इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र की क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा है क्लासिकल थियोरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, उत्पादन व रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत, जिसके 2 पार्ट हम कर चुके हैं। आज हम ले रहे हैं इसका तीसरा पार्ट। पिछली क्लास में हमने प्रतिष्ठित सिद्धांत के अंतर्गत मुद्रा व कीमत स्तर में संबंध, ब्याज दर, मजदूरी दर, इनसे संबंधित जो है इक्वेशंस का अध्ययन किया था और उनको समझा भी था सॉरी। अब हम ले रहे हैं उत्पादन व रोजगार। प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार उत्पादन रोजगार का फलन है, जबकि पूंजी, प्रौद्योगिकी और प्राकृतिक साधनों की मात्रा स्थिर रहती है। यहाँ पर हमने इसको इक्वेशन से शो किया है कि आउटपुट इज फंक्शन ऑफ एन कॉमा के डैश टी डैश एंड एल डैश, यानी कि उत्पादन जो है वो फलन है रोजगार का। एन का मतलब है रोजगार, के का मतलब है कैपिटल यानी कि पूंजी, जिसके ऊपर हमने बार लगाया है, जिसका मतलब है कि ये कांस्टेंट है, स्थिर है। टी यानी कि टेक्नोलॉजी, यह भी स्थिर है। और एल यानी कि प्राकृतिक साधनों की मात्रा, यह भी स्थिर है। यानी कि उत्पादन पर विभिन्न साधनों का प्रभाव पड़ता है, विभिन्न तत्वों का प्रभाव पड़ता है, जिनमें पूंजी, रोजगार, प्राकृतिक साधनों की मात्रा और टेक्नोलॉजी को हमने लिया है। और इसमें प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कहते हैं कि के यानी कि कैपिटल, टेक्नोलॉजी और नेचुरल रिसोर्सेज, इनको अगर स्थिर मान लिया जाए तो उत्पादन निर्भर करता है एन पर यानी कि रोजगार पर, यानी कि आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर एन बढ़ जाता है तो आउटपुट भी बढ़ जाएगा, यानी कि रोजगार के बढ़ने से उत्पादन भी बढ़ जाएगा और रोजगार के कम होने से उत्पादन भी घट जाएगा। अब हम इसका रेखा चित्र के माध्यम से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ हमने यह रेखा चित्र 1 लिया है, जिसके 4 पार्ट हैं। ए पार्ट, ये बी पार्ट, ये सी पार्ट और ये डी पार्ट। सबसे पहले हम लेते हैं ए पार्ट। ए पार्ट के अंतर्गत हम देखते हैं कि ओ एक्स अक्ष पर हमने रोजगार को लिया है और ओ वाई अक्ष पर हमने वास्तविक मजदूरी को लिया है। डी एल जो है वह श्रम का मांग वक्र है, जो ऋणात्मक ढाल वाला है, जो यह बताता है कि वास्तविक मजदूरी और श्रम की मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है, यानी कि दोनों में नेगेटिव रिलेशनशिप है। अगर वास्तविक मजदूरी बढ़ जाती है तो श्रम की मांग कम होती है, वास्तविक मजदूरी जैसे जैसे घटती है श्रम की मांग वैसे बढ़ती जाती है। दूसरा वक्र जो है वह है एसएल, यानी कि श्रम का पूर्ति वक्र है, जो हमें बताता है कि वास्तविक मजदूरी और सप्लाई ऑफ लेबर दोनों में सीधा संबंध पाया जाता है। जैसे जैसे वास्तविक मजदूरी बढ़ती है वैसे वैसे जो श्रमिकों की सप्लाई है, श्रम की जो सप्लाई है, पूर्ति है, वह भी बढ़ती है, क्योंकि हर व्यक्ति जो है, हर श्रमिक जो है वो अधिक मजदूरी पर कार्य करना पसंद करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि डीएल यानी कि श्रम का मांग वक्र और एसएल यानी कि श्रम का पूर्ति वक्र दोनों एक दूसरे को इवन बिंदु पर कट करते हैं, जहाँ पर संतुलन स्थापित होता है। इस इवन बिंदु पर संतुलन होने से अर्थव्यवस्था में ON1 के बराबर लोगों को रोजगार मिलता है और OW/P1 के बराबर अर्थव्यवस्था में वास्तविक मजदूरी की दर तय हो जाती है। यानी कि इवन बिंदु जो है वो पूर्ण रोजगार का बिंदु है, क्योंकि प्रचलित वास्तविक मजदूरी दर जो कि W/P1 के बराबर है, इस पर जितने श्रमिक कार्य करना चाहते हैं
उन सभी को काम मिल जाता है। और दूसरी ओर जितने जो श्रमिक की डिमांड की जाती है उन लोगों को भी उतनी ही डिमांड के कारण जो है श्रमिक प्राप्त भी हो जाता है, यानी कि यहाँ पर पूर्ण रोजगार जो है स्थापित हो जाता है। अब हम आते हैं इसके बी पार्ट पर। बी पार्ट पर हमने ओ एक्स अक्ष पर हमने रोजगार को ही लिया है और ओ वाई अक्ष पर हमने उत्पादन को लिया है। अब पूंजी, स्टॉक, साज सज्जा और तकनीक का स्तर अगर दिया हुआ है तो जो ओ है वह उत्पादन फलन वक्र जो है, ओ जो है उत्पादन फलन वक्र को शो करता है। और यहाँ पर जो उत्पादन की मात्रा है वह रोजगार के स्तर से निर्धारित होगी। तो यहाँ पर रोजगार का स्तर है ON1 और इस आधार पर अर्थव्यवस्था में OQ1 के बराबर जो है उत्पादन होता है, यानी कि यह उत्पादन पूर्ण रोजगार के स्तर पर उत्पादित की गई मात्रा है और यह किसी एक समय विशेष में उत्पादन की अधिकतम मात्रा है। अब हम आते हैं इसके सी पार्ट पर। सी पार्ट में हम देख रहे हैं कि हमने OX अक्ष पर कीमत स्तर को लिया है, जबकि OY अक्ष पर उत्पादन है। जब मुद्रा की पूर्ति हमें दी हुई है जो कि वक्र MV1 से शो हो रहा है और उत्पादन की मात्रा OQ1 है, तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में OP1 के बराबर वस्तु की कीमत निर्धारित होती है, यानी कि OP1 के बराबर कीमत स्तर निर्धारित होता है। और इसके बाद जब हम डी पार्ट में आते हैं तो हम देखते हैं कि W/P1 जो है वक्र जो है वह, यह जो W/P1 वक्र है वह वास्तविक मजदूरी दर को दर्शाता है। यदि वास्तविक मजदूरी दर एवं कीमत स्तर दिया हो तो मौद्रिक मजदूरी इसके द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वास्तविक मजदूरी दी हुई है और ये प्राइस दी हुई है, तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर कट कर रहे हैं, जिससे कि OW1 के बराबर अर्थव्यवस्था में मौद्रिक मजदूरी निर्धारित होती है। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था में जो है उत्पादन का निर्धारण होता है, रोजगार का निर्धारण होता है, कीमत स्तर का निर्धारण होता है, मौद्रिक मजदूरी का निर्धारण होता है। तो यह प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अपने रोजगार के सिद्धांत में इस तरह से इन सभी के निर्धारण को बताया है। अब हम लेते हैं कि अगर मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन हो जाए तो क्या प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, वास्तविक क्षेत्र पर क्या पड़ता है, मौद्रिक क्षेत्र पर क्या पड़ता है, इसको हम देखेंगे। चूँकि प्रतिष्ठित आर्थिक सिद्धांतों के अनुसार, जैसा हमने पहले भी देखा कि मुद्रा जो है वो केवल विनिमय का माध्यम है, मूल्य के संचय का आधार है, अतः मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन केवल कीमतों के स्तर और मौद्रिक मजदूरी को प्रभावित करता है। यह रोजगार और उत्पादन के स्तर को प्रभावित नहीं कर सकता और न ही यह वास्तविक मजदूरी दर को प्रभावित करता है। अगर मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन होता है तो उत्पादन, रोजगार और वास्तविक मजदूरी दर ये अप्रभावित बने रहते हैं, यानी कि वास्तविक क्षेत्र पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता, किंतु मौद्रिक क्षेत्र पर इसका प्रभाव होता है, जैसा कि हमने कल मुद्रा और कीमत स्तर में संबंध के अंतर्गत भी देखा था। अब इसको हम डायग्राम से शो करते हैं। यहाँ पर हमने रेखा चित्र 2 लिया है, जिसका यह A भाग है, यह B भाग है, यह C भाग है और यह D भाग है। A भाग लेते हैं सबसे पहले, जिसमें DL जो है वो श्रम का मांग वक्र है, SL जो है वो श्रम का पूर्ति वक्र है और दोनों जो है एक दूसरे को काटते हैं, तो यह E1 बिंदु पर संतुलन स्थापित होता है और यहाँ पर OW/P1 के बराबर वास्तविक मजदूरी का निर्धारण होता है। अब जब अर्थव्यवस्था में ON1 के बराबर वास्तविक रोजगार का निर्धारण हो जाता है, तो उसके बाद इस रोजगार के स्तर पर उत्पादन वक्र O के दिए हुए होने पर अर्थव्यवस्था में OQ1 के बराबर उत्पादन होता है। अब चूँकि
हम ये मान लेते हैं कि मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन हुआ है तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ गई है, तो इस आधार पर हम इस परिवर्तन को देख रहे हैं। अब हम आ जाते हैं सी डायग्राम पर। जब अर्थव्यवस्था में OQ1 के बराबर उत्पादन है और मुद्रा की जो पूर्ति है वह MV1 के बराबर दी हुई है, तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में OP1 के बराबर कीमत स्तर निर्धारित होता है। और इस कीमत स्तर के दिए हुए होने पर, साथ ही वास्तविक मजदूरी दर W/P1 के दिए हुए होने पर, अगर मौद्रिक मजदूरी का निर्धारण हम देखें तो वह OW1 के बराबर मौद्रिक मजदूरी का निर्धारण होता है। अब हम ये मान लेते हैं कि मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन हो गया है, यानी कि मुद्रा की पूर्ति पहले की तुलना में बढ़ गई है और मुद्रा की पूर्ति जो बढ़ने के कारण जो वक्र है वो MV1 से शिफ्ट होकर MV2 के बराबर हो जाता है। जबकि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ गई है किंतु रोजगार का स्तर वही है, उत्पादन का स्तर वही है। चूँकि रोजगार और उत्पादन पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है किंतु मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है और उत्पादन उतना ही है, तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि उत्पादन के उसी स्तर पर रहने के कारण और मुद्रा की पूर्ति के बढ़ जाने के कारण कीमत स्तर में वृद्धि हो जाती है, यानी कि कीमत स्तर OP1 से बढ़कर OP2 हो जाता है। और जब अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर OP2 बढ़ जाता है तो, और अगर जो है वास्तविक मजदूरी वही है, इसका मतलब मौद्रिक मजदूरी कम हो जाती है, लेकिन अर्थव्यवस्था में वास्तविक मजदूरी को उतना ही बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि मौद्रिक मजदूरी को भी बढ़ाया जाए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मौद्रिक मजदूरी जो है वो भी कीमत स्तर के अनुपात में ही बढ़ गई है, यानी कि OW1 से बढ़कर वह OW2 हो गई है। यानी कि जिस अनुपात में कीमत स्तर में वृद्धि हुई है उसी अनुपात में मौद्रिक मजदूरी में भी वृद्धि हुई है, और यही कारण है कि वास्तविक मजदूरी जो है वो पहले के समान ही बनी हुई है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि क्लासिकल अर्थशास्त्री कहते हैं कि अगर मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन होता है तो यह परिवर्तन सिर्फ मौद्रिक क्षेत्र को प्रभावित करता है, वास्तविक क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता है। यानी कि मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन का प्रभाव केवल कीमत स्तर पर पड़ता है, मौद्रिक क्षेत्र पर पड़ता है, जिससे मौद्रिक मजदूरी तो बढ़ जाती है लेकिन कीमत स्तर भी उतना ही बढ़ जाता है और मौद्रिक मजदूरी भी उतनी ही बढ़ती है, यानी कि दोनों समान अनुपात में बढ़ते हैं, तो वास्तविक मजदूरी में कोई चेंज नहीं होता है। और यही कारण है कि वास्तविक क्षेत्र हम देख रहे हैं कि वास्तविक क्षेत्र और वास्तविक मजदूरी पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो इस तरह से क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने ये जो इकोनॉमिस्ट ने ये प्रूव किया कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो उसका प्रभाव सिर्फ मौद्रिक क्षेत्र पर आता है, वास्तविक क्षेत्र पर नहीं आता। तो आज हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।